वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती स्पेशल ऑनलाइन बैच स्टार्ट आपके लिए मॉडल पे टेस्ट नंबर 4, जिसमें हम राजस्थान की जीके, करंट और साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आपका नोटिफिकेशन निकल चुका है, जल्दी आपके फॉर्म अप्लाई होने शुरू होने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको निरंतर अध्ययन करने पड़ेगा और राजस्थान में पहली बार इतनी बड़ी भर्ती आई है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, अच्छे तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके आप कामयाब हैं। तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 चौथा मॉडल टेस्ट पेपर आज आपके सामने। और शुरुआत करते हैं हम शुरुआत के 10 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी की। तो शानदार ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर, साइंस, सबकी चर्चा इस वीडियो में हो रही है। तो पहला देखिए, ईएडी जलवायु पाई जाती है। नाम सुना होगा आपने, जलवायु की जब बात आती है, तिवारथा, थार्नवेट, ये नाम सुने होंगे आपने। तो थार्नवेट के अनुसार ईएडी जलवायु पाई जाती है टोंक, जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदिया, अलवर, भरतपुर में। तो ईएडी जो जलवायु पाई जाती है वो बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। अब तस्वीर में आपको दिखाता हूं मैं थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। ये देखिए, स्पेशल मैंने तैयार कर दिया थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। और थॉर्नवेट ने जो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, उसका आधार वनस्पति है। उसका आधार क्या है? वनस्पति। लेकिन इसके साथ इसमें वर्षा की मात्रा के साथ वाष्पीकरण की मात्रा को भी ध्यान में रखा गया। अब देखिए, ये जो क्षेत्र आएगा राजस्थान का, डीबीडब्ल्यू कह सकते हैं कि अर्ध शुष्क या मिश्रित जलवायु है यहाँ की। श्री गंगानगर इसमें आ जाता है, बीकानेर आ जाता है, कुछ हनुमानगढ़, चूरू का क्षेत्र आ जाता है। ईएडी, अभी क्वेश्चन था ईएडी, ईएडी में ये क्षेत्र आ जाता है। ईएडी के अंदर जो इसको कह सकते हैं मृदुविद जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु, जिसमें खास करके जैसलमेर, जोधपुर, ये दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर और ये बाड़मेर का क्षेत्र आ जाता है। इतना डीएडब्ल्यू के अंदर ये अरावली का क्षेत्र और ये सारा क्षेत्र डीएडब्ल्यू में आ जाता है। और सीएडब्ल्यू में हाड़ौती का और दक्षिणी राजस्थान का उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आ जाता है। ये पेपर में सीधा ही आता है, यहाँ की कौन सी जलवायु है, यहाँ की कौन सी है, यहाँ की कौन सी और कौन से जिले आते हैं। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बाड़मेर, जैसलमेर। अगला देखिए, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? अब आपको पता है, आपने निरंतर अध्ययन कर रखा है। आदिवासियों का जो मसीहा कहा जाता है वो मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। और आदिवासी जो भील लोग हैं, मोतीलाल तेजावत को बावजी के नाम से भी पुकारते हैं। क्या? बावजी के नाम से भी पुकारते थे। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांगे का एक मेवाड़ महाराणा के लिए पत्र लिखा था, जिसे मेवाड़ पुकार कहा जाता है। पेपर में आता है मेवाड़ पुकार रचना किसकी है? मोतीलाल तेजावत की। कौन सा आंदोलन चलाया था? एक ही आंदोलन चलाने वाले कौन थे? मोतीलाल तेजावत। अच्छे तरीके से याद रखना। नाम आया हरिदेव, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और शुरुआत की 10 विधानसभा में विधायक बने थे। गोविंद गुरु मानगढ़ धाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913 की जब बात आ जाती है, गोविंद गुरु के नेतृत्व में संप सभा की स्थापना हुई 1883 सिरोही के अंदर। और इसका एक 1913 में सम्मेलन था, जहां पे अंग्रेजों ने गोलियां चलाई भीलों पर। बहुत सारे 1500 से ज्यादा कहते हैं कि भील मारे गए और गोविंद गुरु को बंदी बनाकर यानी गिरफ्तार करके इडर जेल में ले जाया गया, वो गोविंद गुरु। और गोविंद गुरु के नाम से यूनिवर्सिटी भी है बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान के संलग्न जिले कौन से? अब ये संलग्न जिले बार बार पेपर में आ रहा है और ये बोर्ड बार बार पेपर दे रहा है। संलग्न जिले देखो, अब मैं देखता हूं इसका उत्तर होगा सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, या झालावाड़, बूंदी, टोंक, या फिर सिरोही, पाली, नागौर, या फिर चूरू, झुंझुनू, जयपुर। क्या उत्तर होगा? पहले मैं चौथे ऑप्शन को उठाता हूं। क्या संलग्न जिले हैं, आपस में संलग्न है? चूरू, झुंझुनू, जयपुर। देखो मैं आपको नक्शे में दिखाता हूं। चूरू ये रहा, झुंझुनू, सिक्कर, क्या आपस में जुड़े हुए? नहीं जुड़े हुए। बीच में क्या आ गया? सिक्कर आ गया। चूरू, झुंझुनू और ये जयपुर, देखो बीच में आ गया, तो ये तो संलग्न नहीं है। उसके बाद में देखो सिरोही, पाली, नागौर। देखो सिरोही, पाली, नागौर। देखो सिरोही ये आ गया, पाली ये आ गया, नागौर, तीनों आपस में कड़ी जुड़ रही है। संलग्न जिले हो सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए, आप 3 नंबर ऑप्शन देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन ये बार बार आ रहा है। सिरोही, बूंदी, टोंक। देखो सिरोही, बूंदी, टोंक, ये रहा। अब सिरोही, बूंदी, टोंक तो बहुत दूर है, ये सिरोही रहा। अच्छा, झालावाड़ कौन सा था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। झालावाड़, बूंदी, टोंक देखना है। झालावाड़, ये झालावाड़, अब ये टोंक और ये बूंदी, बीच में कौन आ गया? कोटा आ गया, तो ये भी संलग्न नहीं है। पहला ऑप्शन देखो सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर,
सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। ये सिरोही रहा, ये बाड़मेर रहा, जैसलमेर। ये तो मिल रहे हैं लेकिन सिरोही नहीं मिल रहा, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सिरोही, पाली, नागौर। ये क्वेश्चन कई बार पूछे नहीं, आपस में जुड़े हुए, तो तीनों एक साथ सीमा देखो, सिरोही की पाली से, पाली की नागौर से, ये होते हैं संलग्न जिले। और ये क्वेश्चन कई बार आ रहा है, इसको यही आ रहा है बार बार, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। इसलिए आपको नक्शे का, राजस्थान की जो मानचित्र है, राजस्थान का मानचित्र, उसका पूरा 33 के 33 जिलों का ज्ञान होना चाहिए। सिरोही, पाली, नागौर उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों है? अंतरराष्ट्रीय भी लगती है और अंतर्राज्यीय भी लगती है। अब आपको पता है कि हमारा जो राजस्थान है उसके 4 जिले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा के हैं, जिनमें से बीकानेर और जैसलमेर ऐसे हैं जिनकी पूर्ण रूप से सिर्फ अंतरराष्ट्रीय लगती है, अंतर्राज्य किसी के नहीं लगती। तो बच गया गंगानगर और बाड़मेर। अब देख लो, अब गंगानगर हनुमानगढ़ ऑप्शन में, हनुमानगढ़ तो आएगा नहीं। बाड़मेर, बीकानेर, तो बीकानेर भी नहीं आएगा क्योंकि अंतर्राज्यीय नहीं लग रहा। बाड़मेर, जयपुर, अब जयपुर अंतर्राष्ट्रीय नहीं लग रहा, तो उत्तर क्या आ जाएगा? गंगानगर और बाड़मेर। नक्शे में एक बार फिर दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, यहां से लेकर हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर के भाखासर तक 1070 किलोमीटर ये सीमा है। श्री गंगानगर ये देखिए बीकानेर, ये देखिए जैसलमेर और ये बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा 228 किलोमीटर, जैसलमेर की 464, बीकानेर की 168 और श्री गंगानगर की 210 किलोमीटर लगती। सबसे नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर का है, सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ये जैसलमेर है। तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से, चारों जिलों को पेपर में यहां से पूछे जाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गंगानगर, बाड़मेर। राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे के नीचे स्तर से नीचे है? राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है? तो वो बालोतरा। किसका? बालोतरा। तो याद रखना, जब घग्गर नदी कालका की पहाड़ी से निकलकर आती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है, श्री गंगानगर, और ज्यादा बारिश हो जाती है कालका की पहाड़ी पे उधर, तो ये पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, जिसको नट नदी, राजस्थान की इसको ध्वस्तवती नदी भी पुराने नाम से राजस्थान का शोक कहा जाता है, इसको नाली के नाम से भी जाना जाता है। और हनुमानगढ़ क्षेत्र में, इधर गंगानगर के क्षेत्र में नाली में बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध है। तो देखिए, ये तो गग्गर होगी। इसकी बात मैं कर रहा हूं हनुमानगढ़ जंक्शन, इसके पेटे से नीचे हमें बात करनी है बालोतरा की। बालोतरा लूणी नदी के पेटे से भी नीचे है। लूणी नदी जो नाग पहाड़ी से निकलती है, नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है, 6 जिलों में बहती है। ये बालोतरा, इसका प्राचीन नाम खेड़ा था। ये बालोतरा में मीठी खारी नदी है, आपको पता है, लूणी नदी। और बालोतरा का जो धरातल से उसके नीचे, नदी के पेटे के स्तर से नीचे, जैसे यहाँ बालोतरा है तो ये नीचे और नदी ऊपर बहती है, इसलिए बालोतरा के डूबने का खतरा रहता है। और जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो हनुमानगढ़ जंक्शन के डूबने का खतरा रहता है। यहाँ हनुमानगढ़ शहर है, ये अगर ये नाम देता हनुमानगढ़ जंक्शन तो उत्तर होता, तो बालोतरा इसका उत्तर हो जाएगा, लूणी नदी के किनारे। रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अब रणकपुर है, रणकपुर कहां पे है? पाली के अंदर। रणकपुर कहां पे है? पाली के अंदर है। जैन मंदिर है, किस नदी के तट पर है? तो याद रखना, मथाई नदी के किनारे है। 1444 खंभों का यहाँ पे समूह बना हुआ है, 1444 खंभों का समूह बना हुआ है। 24 शिखर है यहाँ पे, और 84, ये 24 मंडप है यहाँ पे, और 84 शिखर है, इसलिए इसे स्तंभों का वन कहा जाता है। यहाँ आदिल शाह का मंदिर, नेमीनाथ जी का मंदिर, पार्श्वनाथ जी का मंदिर, महावीर जी का मंदिर, यहाँ मंदिरों का खूब सारा समूह है। तो रणकपुर के जैन मंदिर। अजमेर की फाय सागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? अजमेर की जो फाय सागर झील है उसका निर्माण किस नदी पर हुआ है? डाई, बांडी, खारी। तो फाय सागर झील का जो निर्माण हुआ है, ऑप्शन है बांडी। बांडी नदी के पानी को रोककर फाय सागर झील का निर्माण करवाया गया था। राजस्थान की लवणीय जल वाली झील कौन सी है? लवणीय जल। अब देखो, पिछोला झील उदयपुर में मीठी है, फतेह सागर उदयपुर में मीठी है, आना सागर अजमेर में मीठी है, सांबर झील क्या है? खारी। अब आपको एक सूत्र याद रखना, मैं सूत्र बता देता हूँ, बड़ा ही शानदार है, याद भी रह जाएगा और हमेशा जब भी याद आए, क्योंकि पेपर में झीलों से आता है कौन सी मीठी है कौन सी खारी। एक सूत्र याद रखना, बाप रे साड़ी का पल्लू, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, कुत्ता फाड़े, ये याद रखा।
देखो, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, याद रख लेना। बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता लिख लेना। जो भी ट्रिक बता रहा हूं बड़ी काम आती है पेपर में। बा से बाप झील, पै से पंचभद्रा, रे से रेवासा, सा से सांबर, डी से डिडवाना, का से कावोद, ठीक है, और लू से लूणकर्ण, कू से कुचामन, ता से ताल छापर, फा से फलोदी, डे से बेगाना। ये मुख्य क्या है, जिले हैं। ठीक है, कौन सी, पंचभद्रा, इसको याद रखना, इससे पैसे पोकरण कर लेना चाहिए। ठीक है, टोटल ये जिले हैं, तो ये सूत्र याद रहेगा तो अपने आप आएगा। तो सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जहां से 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है, और भारत की आंतरिक प्रवाह की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और तटीय झील आपको पता है कि उड़ीसा की चिल्का झील है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य राज्य के किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? अब केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य है कहां पे? भरतपुर के अंदर है, जहां से अजान बांध से पानी मिलता है। पक्षियों की स्वर्ग स्थली इसको कहा जाता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यह शामिल है। तो भरतपुर की जलवायु कैसी होगी, ये सोचिए आप। भरतपुर की जो जलवायु है वो कैसी होगी? अति आर्द्र तो नहीं है क्योंकि अड़ोती वाला क्षेत्र है, उपाद्र ये भी नहीं है, ये अरावली वाला क्षेत्र है, अर्ध शुष्क स्टेपी वाला क्षेत्र है, तो अर्द्र जलवायु, क्योंकि उत्तरी पूर्वी में आता है ना भरतपुर, तो अर्द्र जलवायु क्षेत्र में आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपको ये पता है कि केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर में। 10% हो गए आपके ज्योग्राफी। अब अगले, ये 10वां प्रश्न है ज्योग्राफी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड का शुभारंभ किया था? सूरतगढ़ से किया था। सूरतगढ़ से 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन अभी ताजा ताजा जो वीडियो प्री का एग्जाम हुआ है ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें आया था कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस केंद्र सरकार की योजना का मुख्य ध्येय है? स्वस्थ हरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, यह है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य ध्येय। सूरतगढ़ श्री गंगानगर जिले से 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, और सूरतगढ़ घग्गर नदी के किनारे है, याद रखना। अब अगले प्रश्न आते हैं 10 कल्चर के। किसके? 10 कल्चर के। अजमेर के राजा मान सिंह द्वारा निर्मित भव्य मान महल कहां स्थित है? भव्य मान महल कहां स्थित है? तो अजमेर में है, कहां पे? पुष्कर में है, किशनगढ़ में है, नाथद्वारा में, सांबर में। तो अजमेर के राजा मान सिंह द्वारा निर्मित भव्य महल पुष्कर के अंदर स्थित है। पूछे मान महल कहां पे है? पुष्कर के अंदर स्थित है। पुष्कर झील 52 घाट है, यहाँ पे सर्वाधिक 52 घाटों वाली झील है। ये क्वेश्चन कई बार आ गया। ठीक है, पुष्कर को तीर्थों का मामा कहा जाता है। किशनगढ़ अजमेर की चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ का चित्र है बड़ी ठनी, जिसे मोर ध्वज निहाल चंद ने राजा सावंत सिंह के कहने पर बनवाया था। नाथद्वारा की जब भी बात करें, राजसमंद के अंदर है, यहाँ नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, डांग नृत्य किया जाता है, और वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। सांबर, सांबर मैंने अभी बता दिया, तीर्थों की नानी देवी यानी सांबर कहते हैं। राजस्थान की झील खारे पानी की सबसे बड़ी है। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। अलवर के महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में सन 1896 में अलवर में जिस पुस्तकालय की स्थापना की गई उसे किस नाम से जाना जाता है? अलवर के महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में सन 1896 में अलवर में जिस पुस्तकालय की स्थापना की गई उसे विनय विलास महल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विनय विलास महल के नाम से जाना जाता है। जब भी अलवर की बात आती है तो आपको याद रखनी है 80 खंभों की छतरी, मुस्सी महारानी की छतरी। ये प्रश्न अभी ताजा ताजा एक एग्जाम हुआ है फायरमैन का, उसके अंदर क्वेश्चन है कि मुस्सी महारानी की छतरी कहां पे है? अलवर के अंदर है। शयन मुद्रा में लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति पांडुपोल अलवर के अंदर है। ये भी याद रखना। भरतरी का मेला कहां लगता है? अलवर में, जिसे मत्स्य प्रदेश का कुंभ कहा जाता है। तो ये अलवर की बातें आ गई। सिद्ध पुरुष खेताराम जी महाराज द्वारा निर्मित ब्रह्मा जी का मंदिर बाड़मेर में कहां स्थित है? सिद्ध पुरुष खेताराम जी महाराज के द्वारा ब्रह्मा जी का मंदिर बाड़मेर में कहां स्थापित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा आसोत्रा के अंदर। कहां पे? आसोत्रा। देखिए, राजस्थान में ब्रह्मा जी के 5 मंदिर मुख्य प्रसिद्ध है। एक तो पुष्कर का तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, इसके अलावा आसोत्रा बाड़मेर, इसके अलावा छींच बांसवाड़ा के अंदर है, एक जालोर के अंदर है, और एक नागौर के अंदर है। टोटल राजस्थान में 5 ब्रह्मा जी के मंदिर माने जाते हैं। याद रखना। बालोत्रा मैंने अभी बता दिया, प्राचीन नाम इसका कहड़ा था। चोटन बाड़मेर में सुइयों का अर्ध कुंभ लगता है 4 साल बाद।
और वायुतु बाड़मेर ये तेल के कुओं के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर का कश्मीर किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाड़मेर का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो बाड़मेर का जो कश्मीर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, चोटन को कहा जाता है। चौहटन जो गोंद के लिए भी प्रसिद्ध है बाड़मेर के अंदर। सिवाना बाड़मेर के अंदर सिवाना दुर्ग है, जिसका अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में नाम बदलकर खेराबाद रखा था। आसोत्रा मैंने अभी बता दिया, ब्रह्मा जी का मंदिर है। पंचभद्रा यहाँ खारे पानी की झील और रिफाइनरी भी स्थापित की जा रही है, जिसमें एचपीसीएल का 74% और राज्य सरकार का 26% हिस्सा है। अगला देखिए, रूठी रानी का महल किस जिले में है, रूठी रानी का महल किस जिले के अंदर है, तो रूठी रानी का महल अजमेर के अंदर है। कहां पे, अजमेर में। ये रूठी रानी उमादे थी, वो किसकी पत्नी थी, पत्नी थी मारवाड़ के शासक मालदेव की, और पुत्री थी लूणकर्ण, जैसलमेर के राजा लूणकर्ण की पुत्री थी। तो कहते हैं कि मालदेव की पहली रात रूठ कर उमादे तारागढ़ दुर्ग में आके रहने लगती है और जीवन भर रूठी रहती है। और जब मालदेव की 1562 में मृत्यु होती है तो ये गुंदोज नामक स्थान पर उसकी किसी एक वस्तु के साथ सती हो जाती है, जिसे कहते हैं अनुमरण प्रथा कहा जाता है। लखोटिया चौक हवेलियां राजस्थान के किस जिले में स्थित है, लखोटिया चौक हवेलियां राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो लखोटिया चौक प्रसिद्ध है और यहाँ की रम्मत बहुत प्रसिद्ध है। इस लखोटिया चौक की हवेलियां और यहाँ लखोटिया चौक में रम्मत बहुत प्रसिद्ध है बीकानेर की। याद रखना, हवेलियां बड़ी प्रसिद्ध है। मोत्ता, मोत्ता की हवेली भी कहां पर स्थित है, बीकानेर में। लालगढ़ कहां पे है, बीकानेर में। जूनागढ़ कहां पे है, बीकानेर। इसके अलावा आपको याद रखना है, बीकानेर की स्थापना 1400, पहले याद रखना है 1465 में जांगल प्रदेश में जाटों की सहायता से राव बीका ने बीकानेर के राठौड़ों की नींव डाली। 1488 में आखा तीज के दिन राव बीका ने बीकानेर शहर करणी माता के आशीर्वाद से बसाया। ये दो बातें आपको याद रखनी है, पेपर में आता है। मिट्टी पर सवार मामा जी के घोड़ों के लिए जालोर का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, मिट्टी पर सवार मामा जी के घोड़ों के लिए कौन सा, घोड़ों के लिए जालोर का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, हरजी गांव। कौन सा, हरजी गांव है वो मिट्टी पर सवार, मिट्टी पर सवार मामा जी का घोड़ा, यानी मामा जी का घोड़ा है मिट्टी पर सवार, यह मिट्टी से बना घोड़ा है, उसके लिए जालोर का हरजी गांव में प्रसिद्ध है। देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है, अब ये हेरिटेज होटल कौन, क्या होता है कि प्राचीन विरासत होती है, महल वगैरह बहुत सारे बने हुए आपने देखा होगा, तो सरकार क्या करती है, लगभग देखती है कि 70 से 75 साल पुराना अगर कोई महल है, कोई दुर्ग या कुछ है, तो उसको सरकार हेरिटेज में बदल देती है, अपनी विरासत में ले लेती है, और फिर वो वहां पे स्पेशल कमाई का जरिया होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा सरिस्का पैलेस, अजीत भवन, तो ये अजीत भवन जोधपुर वाला राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टोक पहाड़ी पर जोधपुर में है। जसवंत थड़ा जोधपुर में, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। उमेद भवन भी जोधपुर के अंदर स्थित है। जोधपुर में नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है, जोधपुर में नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है, तो महामंदिर। और महामंदिर कहां पे है, जोधपुर के अंदर है। और याद रखना, एक जोधपुर के शासक आए थे मान सिंह राठौड़, उनके द्वारा, मान सिंह राठौड़ के द्वारा महामंदिर का निर्माण करवाया जाता है। वर्तमान में राजस्थान में नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है महामंदिर। और मान सिंह राठौड़ ये ऐसे शासक थे जिन्हें सन्यासी राजा की उपाधि दी जाती है। कौन सी, सन्यासी राजा की उपाधि। ऑप्शन है आपके पास ओसिया, जोधपुर के अंदर है। ये प्रतिहार शैली में यहाँ पे जैन मंदिर बने हुए हैं, और राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं ओसिया को। राव अमर सिंह क्षत्रिय बुलंद दरवाजा किस जिले में स्थित है, राव अमर सिंह क्षत्रिय बुलंद दरवाजा किस जिले के अंदर स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नागौर के अंदर। आपको पता है राव अमर सिंह राठौड़ शासक आए थे, जिनकी छतरी नागौर के अंदर, नागौर के किले के अंदर बनी हुई है। ये अमर सिंह कौन थे, जसवंत सिंह गज सिंह के पुत्र थे, और एक जसवंत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया गया। अमर सिंह वही कटार का धनी इन्हें कहा जाता है, जो शाहजहां के दरबार में रहते थे, और शाहजहां को मारने के चक्कर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के साथ मतीरे रिराड़ 1644 में युद्ध लड़ा था, वही ये अमर सिंह है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। 10 क्वेश्चन हमने कल्चर कर लिए, 10 हिस्ट्री। तो ये हमारा सिस्टम है कि एक दिन कांस्टेबल की वीडियो दिए जाए, एक दिन कंप्यूटर की, लेकिन 3-4 दिनों से गड़बड़ा गया। एक दिन ये, अभी 4 मॉडल पेपर में थोड़ा आपको रोज रोज दी जाएगी। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं। बिजोलिया जो शिलालेख है उसके रचयिता कौन थे, गुणभद्र थे। ये बिजोलिया शिलालेख 1170 में
गुणभद्र ने रचा था, उस समय अजमेर के शासक थे सोमेश्वर चौहान। ये प्रश्न कई बार आया है। सोमेश्वर चौहान थे और बिजोलिया शिलालेख को स्थापित करने का श्रेय जाता है जैन ऋषि लोलाक को। जैन ऋषि लोलाक, याद रखना, ये पेपर में आता ही आता है। सोमेश्वर चौहान शासक के समय रचा गया 1170 में गुणभद्र, संस्कृत भाषा में, और उसमें चौहानों का उल्लेख है, ये याद रखना। किसका? चौहानों का। राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है? राजस्थान के किस नगर के बारे में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है? तो जैसलमेर। और ये बात कही थी अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने कहा थी जैसलमेर का किला बड़ा ही शानदार त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है और धानवन श्रेणी का ये दुर्ग है। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भड़ो चिड़ायो भाटियां सीरते जैसलमेर। किसके लिए कहा जाता है? जैसलमेर। स्वर्णगिरी इसे कहा जाता है। इसकी आकृति ऐसे लगती है जैसे कमर के ऊपर घाघरा, घाघरे नुमा आकृति लगती है, इसलिए कमरकोट भी कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान कहा जाता है इसको। राजस्थान का रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है और ऐसे लगता है जैसे समुद्र के अंदर लंगर डाले हुए कोई जहाज खड़ा है। पत्थर की टांगे ही से वहां ले जा सकती है। घोड़ा कीजिए काट का अख्तर कीजिए पाषाण, ठीक है, घोड़ा कीजिए काट का अख्तर कीजिए पाषाण, तब पहुंचे जैसाण। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये जैसलमेर के बारे में मैंने आपको बता दी, थोड़ी डिटेल आ गई इसलिए। अगला, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे फैली है? ये तो आपको पता है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में जब भी बात करते हैं तो कालीबंगा सभ्यता देखो घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम था द्वस्तवती नदी, लेकिन कई बार ऑप्शन में कुछ ही नहीं आता, सरस्वती नदी आता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सरस्वती। कालीबंगा सभ्यता जिसकी खोज 1952 को अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन बीबी लाल व बीके थापर के द्वारा इसकी खोज की गई। जूते हुए दोहरे जूते हुए खेत के प्रमाण, कपास के, भूकंप के, 7 अग्नि वेदिकाएं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे इसके प्रमाण मिले हैं। कांस्य युगीन सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, लकड़ी की नालियां यहाँ पे प्राप्त हुई है। कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से। राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान कौन सा रहा? तो जब भी नाम आए बौद्ध धर्म का और जब भी नाम आए मौर्य वंश का, राजस्थान में नाम लिख देना विराट। विराट जिसका प्राचीन नाम विराट नगर था। और जब भी एक व्यक्ति का नाम आए, चीनी यात्री हवेन शांग, तो पूछे विराट नगर आया था और भीनमाल जालोर आया था। जब भी आ जाए विराट नगर। इस विराट सभ्यता की खोज किसके द्वारा? 1937 में दयाराम बहादुर सानी के द्वारा की गई थी। और विराट सभ्यता से मौर्य और बौद्ध धर्म के अवशेष मिलते हैं, क्योंकि अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज हुई है, ये सबसे बड़ी बात। महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं, स्वर्ण मंजूषा यहां से मिली है, इसलिए दो बड़े प्रमाण। इसके अलावा विराट सभ्यता किस नदी के किनारे? क्वेश्चन बहुत बार आता है, बाणगंगा नदी के किनारे। किस राजपूत शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मृत किया जाता है? तो अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है वो महाराणा संग्राम सिंह है, क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह ने राणा सांगा जिसको कहते हैं 17 मार्च 1527 को बाबर को भारत से निकालने के लिए पूरे राजस्थान के हिंदुओं को साथ में मिलाकर, शासकों को मिलाकर युद्ध किया था। इतना बड़ा संघर्ष उसके बाद में किसी के द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है किसको? महाराणा। हालांकि महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया था, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए। सवाई जयसिंह जयपुर का था, ये तो वैसे ही मुगलों का गुलाम हो गया था। महाराणा जयसिंह ये सारे गुलाम थे, लेकिन महाराणा संग्राम सिंह पहला था जिसने मुगलों का मुकाबला करने के लिए अपने हिंदुत्व के लिए, और इसलिए हिंदुपत बादशाह इसे कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध हारने के बाद महाराणा प्रताप कहां गए थे? अब युद्ध आपको पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को हुआ था। 18 जून और 21 जून 2 तारीखें आती है, इन दोनों को हुआ था, क्योंकि 21 जून को डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा मानते हैं और 18 जून अमूमन सारे इतिहासकार मानते हैं। जब इस युद्ध में महाराणा प्रताप हालांकि हारे नहीं, क्योंकि अकबर का टारगेट था इसको पकड़ना, ये पकड़ा नहीं गया। इस वजह से महाराणा प्रताप सेना जितनी थी संघर्ष करते हुए महाराणा प्रताप महाराणा हल्दी घाटी युद्ध के बाद कुंभलगढ़ चले जाते हैं। और कुंभलगढ़ पर भी 1578 में जब शाहबाज अधिकार कर लेते हैं, शाहबाज खां, तो फिर दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप 1582 में लड़ते हैं और फिर चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? बीकानेर का कौन सा शासक अकबर की भी और जहांगीर की? देखो, अकबर 1556 में गद्दी पर बैठा और 1605 में इसकी मृत्यु हो गई। जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा और 1627 में मृत्यु हो गई। अब इस समय देख लो बीकानेर का शासक कौन था। देखो, राव बीका तो हो ही नहीं सकता, 15वीं शताब्दी में था, 1465-88।
कल्याणमल 1570 में था, बिल्कुल। रायसिंह, लेकिन जहांगीर के समय कल्याणमल नहीं था। रायसिंह, दलपत ये भी नहीं था। उत्तर हो जाएगा रायसिंह, क्योंकि रायसिंह जो शासक था ये कल्याण सिंह के बाद 1570 में जैसे ही नागौर दरबार लगाया अकबर ने, इसने दीनता स्वीकार कर ली। और 1500 ये मान के चलो लगभग 72 के बाद और 1614 तक या 74 कितना ही कर लो लगभग, ये रायसिंह था। ये अकबर का दूसरा विश्वास पात्र और जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र था ये रायसिंह, जिसे राजपुताना का कर्ण कहा जाता है, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। जेता और कुप्पा किसके सेनापति थे? तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। मालदेव, मालदेव जो 1531 में मारवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं और 1562 में इसकी मृत्यु हो जाती है अकबर से युद्ध लड़ते हुए। इसके समय शेर शाह सूरी ने इस पे आक्रमण किया था और यह युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को, जिसमें मालदेव तो जेता कुप्पा को छोड़कर चले जाते हैं, कुछ इनको शक होता है इन पे, लेकिन जेता और कुप्पा लास्ट में अपने कलंक को मिटाने के कारण इस युद्ध को लड़ते हैं और 5 जनवरी 1544 को ये युद्ध जीत जाते हैं। सॉरी, शेरशाह सूरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और शेरशाह सूरी इतना मुश्किल से जीतता है कि कहते हैं, शेरशाह सूरी जीतने के बाद कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। ये इतने बड़े महान योद्धा थे। राजस्थान के किस राज्य ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई? तो सबसे पहले आमेर ने अपनाई थी। आमेर का एक शासक आया था बारमल, जिसने अकबर की दीनता स्वीकार की थी और 1562 में अपनी पुत्री जोधाबाई या हरक्याबाई, जिसका विवाह 1562 में इसने सांबर में अकबर से कर दिया था, अकबर से कर दिया था, याद रखना। और 15-12 वर्ष की आयु में मानसिंह भी अकबर की शरण में चला गया था। इसलिए तो कहते हैं राजस्थान की चित्रकला में सबसे ज्यादा मुगलों का प्रभाव आमेर चित्रशैली पर पड़ा है। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? तो हरिकेली नाटक जो लिखा था वो विग्रह राज चतुर्थ ने लिखा था संस्कृत भाषा में। ये वही विग्रह राज चतुर्थ है जिसे विश्व देव के नाम से भी पुकारा जाता है। हरिकेली नाटक लिखा था, बड़ा ही शानदार है, पेपर में पूछा जाता है। इस विग्रह राज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि भी प्राप्त है। ये 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए। अब मैं 10% ले लेता हूं साइंस की, ठीक है। साइंस देखो, मेरा वो कहते हैं कि पलड़ा भारी है साइंस में, तो ज्यादा इतना मैं कुछ कर नहीं सकता। आपका सामान्य विज्ञान दिया हुआ इसलिए 10% डाल रहा हूं। इसके उत्तर भी मैं देख देख के बताऊंगा, सीधा ही बता रहा हूं। अधिकतम तन्यता वाला धातु है, अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है? सोना है। को पता है सोना सबसे ज्यादा तन्यता होती है। निम्न में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो किस धातु का, निम्न में से किस धातु का आकार आसानी से खींचा जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोना, ठीक है। क्या हो जाएगा? अच्छा, लेड, ठीक है, लेड का हो जाएगा, आसानी से खींचा जा सकता है लेड। निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोना, ठीक है, सोना। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परमस्तिष्क। अब ये पढ़ लेना, बस 10% में साइंस के मैंने डाल रखे हैं। परमस्तिष्क शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र। कौन सी? तंत्रिका तंत्र। धीरे धीरे बहुत सारे विद्यार्थी मांग रहे हैं, कंप्यूटर के प्रश्न भी बिल्कुल डाले जाएंगे जल्दी, चिंता मत कीजिए। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इसके अलावा देखिए, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो सूर्य की उष्मा है वो किसके द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो विकिरण के द्वारा। किससे? विकिरण के द्वारा पहुंचती है। और रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का क्या कार्य है? जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें थर्मास्टेट का क्या कार्य है? एक समान ताप को बनाए रखती है। और एक क्वेश्चन हो रहा है, शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री होता है। ये 10 क्वेश्चन मैं आपको साथ में डाल रहा हूं, आपकी अच्छी तैयारी हो जाए ताकि। अब 10 क्वेश्चन करंट के लेते हैं, क्योंकि स्पेशल सिलेबस में आपके करंट है। सोलर रूफ टॉप लगाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? यानी छतों के ऊपर जो सोलर प्लांट लगाए जाते हैं, सोलर लगाए जाते हैं, उस मामले में राजस्थान का तीसरा स्थान है। पवन ऊर्जा में राजस्थान का 5वां स्थान है। सौर ऊर्जा में राजस्थान का प्रथम स्थान है देश के अंदर। ये तीनों पॉइंट याद रखें। 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से राजस्थान के किस जिले को नवाजा गया? तो 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से राजस्थान के नागौर जिले को नवाजा गया। सिलिकोसिस एक रोग है, सिलिकोसिस नीति पर काम करने के कारण
इन्हें यह नवाजा गया। महिला हॉकी एशिया कप के लिए राजस्थान की स्मिता पुनिया का भारतीय टीम नेतृत्व करेगी। इनका संबंध किस जिले से है? तो हॉकी एशिया राजस्थान की स्मिता पुनिया हनुमानगढ़ की। आपको पता है अभी टोक्यो ओलंपिक में हॉकी की महिला टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था, हालांकि पदक नहीं जीत पाई थी। वायु शक्ति 2 युद्धाभ्यास का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? वायु शक्ति 2 युद्धाभ्यास का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा चांदन जैसलमेर में। अभी ये फरवरी के अंदर आयोजित होगा। इसके अलावा भारत और ओमान के बीच भी एक आयोजन होगा, वो जोधपुर के अंदर होगा, युद्धाभ्यास। तो ये याद रखते रहना, करंट के प्रश्न है। सुबह रोज 8 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो देखना फिक्स, क्योंकि आपके कंप्यूटर के एग्जाम में स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स है, तो पढ़ना ही पढ़ना है अगर ये प्रश्न बनाने हैं। और रोज सुबह 15 मिनट की क्लास होती है, 15 से 20 मिनट, वो क्लास अटेंड करनी है आपको, ये ध्यान रखना फिक्स। तो ये क्लास आपको लेनी है। अगला, राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थापित होगा? राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में होगा? 3 यूनिट होगी, 800 मेगावाट की, 2400 मेगावाट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बांसवाड़ा के अंदर स्थापित होगा। राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थापित होगा? बांसवाड़ा के अंदर। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में राजस्थान के किस पोर्टल को देश के टॉप 3 में शामिल किया गया है? तो ई बिजनेस पोर्टल, ई बिजनेस पोर्टल को किया गया है। और पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट बने हैं। तो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट बने हैं देवेंद्र झाझड़िया। पूरी चर्चा मैं रोज सुबह करंट की क्लास में आपको बता चुका हूं। चूरू जिले के भाला फेंक खिलाड़ी हैं। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया, तो हमारे राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कौन थे? आपको पता है कल्याण सिंह जी थे, जो 2014 से 19 तक रहे थे, और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो मरणोपरांत सरकार ने पद्म विभूषण देने की घोषणा की है। राजस्थान की गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। इनका संबंध किस जिले से? तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, तो इनका संबंध अजमेर से। ये क्वेश्चन पेपर में टपकने वाला है, ये ध्यान रखना। और आज का अंतिम क्वेश्चन, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में केंद्र और राज्य की भागीदारी क्रमशः कितनी होगी? तो 49-51। कितनी? 49-51। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तपाव अच्छे तरीके से पढ़ना, सुबह की करंट क्लास लेना। और जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बेल आइकन का घंटा दबा लेना सब्सक्राइब करके, ताकि हमारा कोई भी वीडियो हो। अब ये नहीं है कि राजस्थान पुलिस का हो, वीडियो मेंस का हो, या किसी के लिए, आप देखना भी आपके टॉपिक है, आपको ये पढ़ना है, बस वो पढ़ना है, चाहे किसी के लिए हो। बस निरंतर अध्ययन करते रहो, कंप्यूटर एनालिसिस भर्ती में आपका सिलेक्शन श्योर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।